नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मार्क्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ कीर्ति मौजूद हैं। तो मार्क्सिज्म के क्रिटिसिज्म क्या है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी डॉक्टर शुभ कीर्ति से लेंगे। डॉक्टर शुभ कीर्ति, आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू राजीव जी, आपने इस मंच पर मुझे मौका दिया। मैं बहुत लंबे समय से आपको जानता हूँ। आप एक प्रलब्ध शिक्षक ही नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी हैं और आपके वीडियोस को मैं एक बार नहीं कम से कम 3 बार देखता हूँ। उससे मेरा भी रिवीजन होता है और अपने बच्चों को भी मैं आपके वीडियोस का लिंक शेयर करता हूँ। धन्यवाद। अभी मैंने आपका जो आखिरी वीडियो देखा उसमें आप कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के उनके एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा रहे थे, जिसको डायलेक्टिक्स के माध्यम से भी लोग समझाना अच्छा समझते हैं। लेकिन डायलेक्टिक्स एक मेथडोलॉजी और उसको यूज करके कार्ल मार्क्स इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो डायलेक्टिक्स उनका अपना मेथड नहीं है। ये मेथड वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इवन कि बहुत कम लोगों को पता है कि थॉमस हॉब्स ने भी डायलेक्टिक्स के शुरुआती आइडियाज को यूज किया जी। और हीगल के बारे में तो आपने खुद बताया। तो अगर मार्क्सिज्म का क्रिटिक हमें पढ़ना हो तो ये 3 अलग अलग जगहों से आता है। एक तो जो स्वाभाविक है, खुद जब मार्क्स के और लेनिन के और एंजल्स के इनके आइडियाज इनकॉम्पिटेंट हुए तो एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जिसको पोस्ट मार्क्सिज्म कहते हैं, जो मार्क्सिज्म में प्रैक्टिकल कमियों को एड्रेस करने के लिए अलग अलग फिलोसफर्स ने उसमें कुछ चीजें जोड़ी और घटाई। जैसे रोजा लग्जमबर्ग मार्क्सिज्म और डेमोक्रेसी की बात करती हैं, ट्रॉट्स्की टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो उपयोगिता है मार्क्सिज्म की वो एक एनालिटिकल टूल की तरह ज्यादा है और एक थियरी या एक्सप्लेनेशन के लिए कम है। जैसे समाज को अगर इन टोटैलिटी देखना तो शायद मार्क्सिज्म अधूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर केवल समाज की समस्याओं को एक्सप्लेन करना हो तो जो रास्ता मार्क्सिज्म अपना रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावी है। जैसे केवल मटेरियलिज्म ही क्यों, मार्क्स इसके रिजल्ट्स में एलियनेशन की बात करते हैं जो हम सब अपने जीवन में फील करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बात यह है कि समाज कोई डायलेक्टिक या बाइनरी तो है नहीं। समाज में केवल हैव और हैव नॉट्स हो और हर बार उनके बीच डिस्प्यूट हो जाए और ये डिस्प्यूट हर बार वायलेंट हो जाए और इसका निष्कर्ष हमेशा अच्छा या कंस्ट्रक्टिव भी निकले, ये तो कोई जरूरी है ना। समाज में और भी तरह के लोग हैं, और भी तरह के घटक हैं। तो पहला जो मेरी समझ में मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म है वो ये है कि मार्क्सिज्म एक वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस है, कोई थियोरेटिकल या सब्सटेंशियल गेन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल इन सोसाइटी नहीं है। सर, आप जैसे कह रहे हैं कि समाज में सिर्फ हैव और हैव नॉट नहीं है, तो इसका कोई उदाहरण देकर के अगर आप समझा सकें। जैसे समाज की जो मूलभूत इकाई है परिवार, परिवार में अगर मान लीजिए एक पेट्रियार्कल फैमिली है, वहां पर ये कह देना कि केवल पिता की ही चलती है या पुरुष की ही चलती है, ये बात सच नहीं है। क्योंकि वो ब्रेड कमा कर लाता है सिर्फ इसीलिए उसकी चलती है, ये बात भी सच नहीं है। घर में जैसे आप एशिया के बारे में तो मार्क्स बुरी तरह फेल हुए जी जी जी। तो जैसे भारत में होता है, चाहे आप समिति सभा इन सब का अगर कॉन्सेप्ट लें तो जरूरी नहीं था कि गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हो वही सभा का चेयरमैन या मुखिया बने, जो सबसे वरिष्ठ समझा जाता था। तो जो भी सोसाइटी नॉलेज बेस्ड है, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का रोल तो है, लेकिन नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज में कम नहीं तो कम से कम बराबर रोल वरिष्ठता का, परिवार का, कोऑर्डिनेशन का, कोऑपरेशन का, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, इनका भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कल्चर को मार्क्स ने पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किया है, इग्नोर किया। नहीं, देखिए आप मार्क्स की मेथोडोलॉजी समझिए। अगर वो कल्चर के डिबेट में जाएंगे
तो फिर वो अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन माना जाना ये चाहिए। बहुत बड़ी लिमिटेशन है। कोई भी मार्क्सिस्ट फिलोसोफर कल्चर को सिग्निफिकेंट वेरिएबल कभी बता ही नहीं सकता है, क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी ही फेल हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप देखें कि मार्क्सिज्म ने किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, तो जिस इकोनॉमिक बेस की या इकोनॉमिक फंडामेंटल या मूलभूत संरचना की बात कार्ल मार्क्स कर रहे हैं कि समाज उसी पे चलता है, ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। स्टेट का जो रोल उन्होंने इमेजिन किया, आज के समय में स्टेट एक ओमनी प्रेजेंट एंटिटी है। ठीक है। हो सकता है ग्लोबलाइजेशन में उसकी भूमिका बदल गई हो, लेकिन उसकी भूमिका कम नहीं हुई। अगर आप डेकेडल लेवल पे पॉवर्टी का स्टडी करेंगे, तो जो हालात दुनिया में इंसान जिन परिस्थितियों में 1940 में रह रहा था, 1930 में रह रहा था और आज रह रहा है, तो डेकेडल पॉवर्टी भी डिक्रीज हुई है। दूसरी तरफ जो मार्क्सिज्म ने ऑक्सिलरी हाइपोथेसिस दिया है कि सब कुछ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, ये बात भी धीरे धीरे अब जब से कैपिटलिज्म ने वेलफेयर स्टेट को अपना लिया या उसके एलिमेंट्स को अपना लिया, तो ये क्रिटिसिज्म भी इनवैलिड है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग मार्क्सिज्म को एक फिलॉसफी के तरह या एक सोशल अपलिफ्टमेंट के टूल के तरह फिलोसोफाइज करना चाहते हैं, वही लोग ये कह रहे हैं कि मार्क्सिज्म और डेमोक्रेसी कंपैटिबल नहीं है। जैसे रोजा लग्जमबर्ग वो कह रही हैं कि इसको बनाना पड़ेगा। ट्रॉट्स्की कह रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, जनता को, पब्लिक को हमेशा रिवॉल्यूशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई कि हमारे घर में चूल्हा जले न जले, मैं सड़क पर लड़ाई करता। इस पर मुझे दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आ रही है कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। तीसरा एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल पे राजीव, जो अगला मेरा क्रिटिसिज्म है मार्क्सिज्म का, वो ये है कि कभी भी मार्क्सिज्म को एक सिंगुलर थियरी या एक सिंगुलर एक्सप्लेनेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। ये अपने आप में पूरा पैराडाइम है। और जैसे ही पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स या केवल इकोनॉमिस्ट इसको अपने लिए अप्रोप्रिएट करना चाहेंगे बिना सोसाइटी को साथ लिए हुए, ये फेल हो जाएगा। जैसा हमने बार बार देखा, अगर समाज ही तैयार नहीं है अपनी संपत्ति छोड़ने को, तो स्टेट उससे जबरदस्ती कब तक कर सकता है? बिल्कुल। तो ये कमोबेश जो परेशानियां हैं मार्क्सिज्म में, ये है महत्वपूर्ण। उसके अलावा पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि जो पावर में जो मान लीजिए जैसे यूरोप में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वर्कर्स यूनियन भी पावर में आ रहे हैं, जो चीज़ मानते हैं अपने आप को एक तरह से। तो कमोबेश ये भी मार्क्सिज्म ने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो एक टेम्पररी फेज होना चाहिए था मार्क्सिज्म के हिसाब से। वो केवल यूरोप में ही क्यों, दुनिया भर में एक परमानेंट फेनोमेना बन गया है। और जो कैरेक्टर ऑफ पावर है, नेचर ऑफ पावर है, एक बार ट्रेड यूनियन, चाहे वो अभी अमेरिका में और कनाडा में ट्रक वाला इशू हो, ट्रकर्स का, या बार बार दुनिया में जहां भी हड़तालें होती रही हैं, ये पाया गया है कि कामगारों के हक की बात कोई नहीं करता है, कि केवल एक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ चंद लोगों द्वारा यूज किया जाता है। तो सर अंतिम एक प्रश्न, जो मार्क्स ने जो भी आइडिया दिए उसके अपने आप के अनुसार कि वो एनालिसिस के लिए एक अच्छा टूल है लिमिटेशन के साथ साथ, तो जो एविडेंस का इस्तेमाल किया मार्क्स ने, उसके बारे में आपका कोई विचार, या जिस तरीके से उन्होंने अपने थ्योरी पे पहुंचने के लिए कुछ एम्पिरिकल एविडेंस लिए होंगे, कुछ लिया होगा, उस पर कुछ? देखिए, कार्ल मार्क्स जो एनालिसिस ऑफ सोसाइटी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वो अप्रोप्रिएट तो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी पे, पूरे मैनकाइंड, लेकिन उनका जो एक्सपोजर है वो यूरोपियन है। तो उनकी कही हुई बातें यूरोप में ज्यादा प्रासंगिक या रेलेवेंट हो सकती हैं, एशिया जैसी सोसाइटीज में मुश्किल है। दूसरा, जो टूल्स मार्क्स ने यूज किए, जैसे डायलेक्टिक्स किया या क्लास स्ट्रगल किया, इन टूल्स को हमें एपिस्टेमोलॉजी, क्रिएशन ऑफ नॉलेज में यूज करना चाहिए, जो अभी बॉडी ऑफ नॉलेज क्रिटिकल थियरी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मार्क्सिज्म को यूज कर रही है। आईआर में वर्ल्ड सिस्टम थियरी या डिपेंडेंसी अप्रोच जिसको हम कहते हैं, डिपेंडेंसी स्कूल कर रहा है।
और इतना ही नहीं, जैसे आप देख लें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में जो नेगोशिएशंस होते हैं, वहां भी एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म इंस्पायर करते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर मार्क्सिज्म एज एन आइडिया नहीं आया होता तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का भी वेलफेयर होना एम नहीं बना। तो निश्चित तौर पर मार्क्सिज्म एक पैराडाइम है, केवल एक थियरी, केवल एक फिलॉसफी नहीं है। मार्क्सिज्म अपने आप में एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इनकम्प्लीट है क्योंकि कोई भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर शुभ कीर्ति, जिन्होंने हमें बताया कि मार्क्सिज्म के क्रिटिसिज्म क्या है और मार्क्सिज्म का इम्पैक्ट क्या रहा है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही बैलेंस तरीके से चीज़ें हमें सर ने समझाने की कोशिश की, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी और थिंकर्स के साथ। थैंक यू।